नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। साथियों, कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी 2013 में आई थी, उसके बाद ये अब वैकेंसी 2023 में आ रही है। तो हम 2013 वाला पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इसकी पेपर की स्कीम में मैंने आपको बताया हुआ है कि पेपर फर्स्ट के अंदर 100 मार्क्स का पेपर था और टोटल इसमें 120 क्वेश्चन थे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी और इसके अंदर जो स्कीम है मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। हम बिना टाइम गंवाए पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। साथियों, पेपर को मैंने अपनी सुविधानुसार और आपकी सुविधानुसार इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। शुरू के अंदर हम ओनली रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस इनके क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा पार्ट हम डीबीएमएस का भी लेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो का, उसके अंदर रेस्ट ऑफ द पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। और मैं पेपर फर्स्ट को 2 भागों में कवर कर लूँगा और पेपर 2 को भी हम 2 भागों में कवर कर लेंगे। तो वीडियो भी छोटे रहेंगे और आपको भी इंटरेस्टिंग रहेगा और मेरे लिए भी काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। साथियों, अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर वही 100 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का इसमें टाइम दिया गया था और टोटल 120 क्वेश्चन थे और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग था। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो सिंपल था, रीजनिंग का क्वेश्चन था कि 300 से 500 के बीच की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 केवल एक ही बार आएगा। साथियों, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो 300 से लेके 500 के बीच की संख्याएं इन्होंने पूछी है। तो 300 जैसे 304 हुआ, 314 हुआ, 324 हुआ, 334 हुआ, 344 हुआ, 354 हुआ, 364 हुआ, 374 हुआ, 384 हुआ, 394 हुआ। ये संख्याएं 300 से लेके 399 के बीच में है। इसके अंदर ये वाली संख्याएं क्वालिफाइड नहीं होगी क्योंकि इसमें 4 2 बार आया है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या तो यहाँ से हो गई। अब बात करते हैं 400 से लेके 499 के बीच में। ये टोटल 100 संख्याएं हो गई जिसमें 4 तो जरूर आया है, लेकिन अब इसके अंदर वो संख्याएं शामिल नहीं होगी जिसमें 4 1 या 2 या 2 से ज़्यादा बार आया है। वो संख्या कौन कौन सी होगी? वो संख्या 404 होगी, 414 होगी। जो संख्याएं ये वाली थी वही संख्याएं ये वाली रहेंगी। तो ये कितनी संख्याएं थी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं थी। तो 100 में से अगर हम 10 संख्याओं को घटा देंगे तो कितनी संख्याएं रह जाएंगी? 90 संख्याएं रह जाएंगी। और 90 संख्याएं 400 से लेकर 500 के बीच में है और बाकी की संख्याएं 9 संख्याएं ही हैं। तो टोटल 99 संख्याएं इसके अंदर हमारा जो आंसर है वो होगा। यानी कि 99 संख्याएं ऐसी होगी जो 300 से लेकर 500 के बीच में होंगी और 4 उसमें एक ही बार आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्यूबिकल वाला है। इसके अंदर एक घन के अंदर 3 विभिन्न आकृतियों के विशेष प्रकार दिए गए हैं। तो पी अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा होगा? पी अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा होगा? इसमें आपको मेरा इसमें हर इंसान का अपना अपना अलग लॉजिकल वे होता है सोल्व करने का। जो मेरा लॉजिकल वे है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इसमें लॉजिकल वे ये रहता है कि मैं घन को एक स्पेशल तरीके से बनाता हूँ जिसके अंदर सरफेस उसी तरीके से डिसाइड करता हूँ जिस तरीके से पेपर में दी हुई रहती है। जैसे मैंने ये घन बनाया है। हर इंसान का अपना अपना अलग नज़रिया होता है इसमें सॉल्यूशन का, लेकिन मैं मेरे तरीके से मैं सोल्व करके बताता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से सोल्व कर लीजिएगा। इसके अंदर जैसे ये पहला सरफेस हो गया मेरा ये वाला, और ये वाला जो फ्रंट है ये पीछे का, और ये तीनों लगते हुए हो गए। इसमें जैसे इन्होंने मार्किंग की हुई है बाहर की पी, ये वाली आर, ये वाला क्यू, पी आर और ये वाला क्यू। अब जो नेक्स्ट सरफेस है ये वाला है जिसमें आर कॉमन है, यानी कि आर से लगता हुआ सरफेस होगा वो। तो आर
और जो ये वाला होगा इसको मैं ये वाला मार्क दे देता हूँ। ये मेरा तरीका है, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, मुझे इस तरह से सॉल्यूशन करने में मदद मिलती है। आर ये हो गया, आर से लगता हुआ टी, ये टी इधर वाला हो गया, और जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा हो गया एस। और नीचे वाला जो है देखें एस से लगता हुआ था, तो बचा कौन सा, यू और क्यू और यू। तो क्यू तो ये है ही सही, ये जो लास्ट वाला बचा है वो यू। तो अब अपना जो पी के विपरीत अक्षर कौन सा हुआ, पी ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस के विपरीत ये वाला सरफेस है, वो भी से वो यस एस है, तो पी के विपरीत कौन सा हुआ, एस हुआ। तो साथियों ये ट्रिकी क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन है, अपने अपने हिसाब से सॉल्यूशन इसके निकलते हैं, कोई किस तरह से सॉल्व करता है, कोई किस तरह सॉल्व करता है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं मान सकते कि क्वेश्चन टफ है, ये इजी वे के क्वेश्चन है और इजी ही रहते हैं। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिया है कि एल एम का भाई है, एन एल का पिता है, ओ पी का भाई है, पी एम की पुत्री है, तो फिर इसके ओ का चाचा कौन रहेगा। तो इसके अंदर भी हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जो हमारा तरीका रहता है। मेरा अलग तरीका है, किसी का अलग तरीका हो सकता है। एल एम का भाई है, एल एम का भाई है, मैं जो मेल कैंडिडेट होता है उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ। एन एल का पिता है, जो एन होगा वो एल का पिता होगा, क्योंकि एल का पिता एन होगा। ओ पी का भाई है, जो ओ है वो पी का भाई है। अब यहाँ पी और ओ दोनों नहीं है, पी एम की पुत्री है, पी एम की पुत्री है, और ओ पी का भाई है। ओ पी का भाई है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ओ के चाचा कौन है, यानी ओ के पिता एम हुए, एम के भाई एल हुए, तो फिर एल इसके अंकल हुए। जो एल इसके अंकल हुए, तो इसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ वाले क्वेश्चन की। यदि एक कार से जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और यही कार दिल्ली से जयपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रहेगी। साथियों, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा 50 किलोमीटर प्रति घंटा टिक कर देते हैं कि 60 हो गई, 40 हो गई, 60 + 40 डिवाइडेड बाय 50 कर देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो सोल्व करेंगे तभी इसका सही आंसर आएगा। 60 और 40 का रेशो है, माना कि ये दिल्ली है और ये जयपुर है, दिल्ली और जयपुर के बीच में x डिस्टेंस है, और जो पहली बार जो चल रहे हैं उसके अंदर 40 की स्पीड से चल रहे हैं, 60 की स्पीड से चल रहे हैं, तो टाइमिंग कितना लगेगा, x/60। दूसरी बार टाइम लगेगा x/40, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x डिवाइडेड बाय x/60 प्लस x/40। ये हो गया एवरेज टाइम। मैं थोड़ा शॉर्ट वे में जा रहा हूँ क्योंकि पेपर काफ़ी लंबा है और हमें काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 120 क्वेश्चन है। अगर हम इस पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चन कवर करेंगे तभी हम नेक्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन के आसपास कवर कर पाएंगे। तो थोड़ा मैं शॉर्ट जा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों की तैयारी होगी वो इसको समझ जाएंगे, और जिनकी तैयारी नहीं है वो थोड़ा उनको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको समझ में आएगा। 2x बटे इसका जो एलसीएम रहेगा 2x + 3x, 2x 5x इंटू 120 x 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 48 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पी वाई का x%, क्यू एक्स का y%, तो निम्न में इसका कौन सा सत्य है।
तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। जैसा हमें कहा हुआ है कि पी एक्स का पी वाई का x%, और दूसरा है क्यू एक्स का y%। तो p बराबर भी एक्स वाई इंटू 100 हो गया, और q बराबर भी एक्स वाई बटे 100। तो p इससे क्या लगा, p इज इक्वल टू क्यू। तो p इज इक्वल टू क्यू इस ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। अब 6th में आते हैं। ये सीरीज वाला है। एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया गया है, तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि कौन सी संख्या है उसके लिखी गई है कि कौन सी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सॉल्यूशन भी एक सिंपल वे में रहेगा। पैटर्न में आपको बता देता हूँ। 84, 14, 12, 81, 18, 9, 88, 11, यहाँ x मान लेते हैं। अब अगर हम इसको देखेंगे पैटर्न को, तो पैटर्न अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो सॉल्यूशन है इसका, सेवन टाइम्स, ये 8 टाइम, 7, 8 और ये 9। तो एक सिमेट्रिक बन रही है 7, 8, 9, और ये 2 बार बन रहा है, 6 बार बन रहा है, 2 को और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको हम देखें तो 84, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये थोड़ा इजी वे में समझने में आ जाएगा, क्योंकि जो ये एक नंबर है ना, ये पहले दिया हुआ है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार, ये 8 बार और ये 9 बार। और उसके बाद ये अगर हम देखें 9, 11, 12, और इसके बीच में जो 14, अब यहाँ 16 और यहाँ 18, और फिर ये जो अगर 16 रहेगा तो उस हिसाब से यहाँ पे जो डिवीजन है वो कॉमन रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। कुछ क्वेश्चन साथियों छोड़ने के भी होते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम उसके स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं और 55% कट ऑफ गई है। यानी कि अगर हम आधे क्वेश्चन भी सही कर देंगे पेपर के अंदर तो हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। जो टॉप 200 लोग हैं उनके अंदर हमारी पोजीशन होगी। तो पेपर को जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि इतने आराम से ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो मोर देन आपका 75-80% का आराम से स्कोर हो सकता है। बस फर्क है कि उन क्वेश्चनों को हमें पहचानना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, 6 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, आप समझ सकते हैं। 6 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 6 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो गई और 11 हो गई। इसको 6 से आप डिवाइड कर दोगे तो एक बार तो 1 शेषफल प्राप्त होगा, एक बार 5 शेषफल प्राप्त होगा। सीधे देखते ही आंसर हो रहा है, सीधा देखते ही इसमें आंसर हो रहा है। अब ये पाई चार्ट का डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 40,000 है और व्रत आरेख दिया हुआ है। ये व्रत है सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार। हमें जो देखना है वो निगम क्षेत्र में कितने प्राप्त संख्या है। निगम क्षेत्र में कौन है, थर्ड वाला पोर्शन है, यानी कि 54 डिग्री वाला पोर्शन है। तो 54 डिग्री वाले पोर्शन का ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही इसका आंसर हो रहा है। 8 नंबर का हम देखेंगे अगर सॉल्यूशन। 54 को 360 से हम डिवाइड कर देंगे और 40,000 टोटल संख्या, सीधा इसका ऐसा आंसर है।
तो ये कितना बना, ये लगभग बन गया 6000। 6000 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब 9 क्वेश्चन की बात करें, वही सीरीज है। सीरीज इस तरह की दी हुई है, इसके अंदर गलत संख्या निकालनी है। अब हम इस सीरीज को देखेंगे तो इस सीरीज में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सीरीज इस तरह से बनी हुई है। डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें माइनस ज़रूर हो रहा है। अगर हम रिवर्स इस क्वेश्चन को रिवर्स में सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो अपना सॉल्यूशन इजी वे में हो जाएगा। $568 इंटू 1 करें और इसमें -1 करें तो 567 हमें मिल जाएगा। अब 285 इंटू 2 करें और फिर उसमें -2 करेंगे तो 568 मिल जाएगा। अब इसके अंदर 96 इंटू 3 करेंगे और -3 करेंगे तो हमें वो पोजीशन -3 करेंगे तो 285 हमें मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा जो पहले वाली डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसको वो वाली प्लेस से मल्टीप्लाई करके उसको अगर हम माइनस करेंगे तो पीछे वाला हमें डिजिट मिल रहा है। तो ये वाली ये सीरीज ये चल रही है, तो उसको देखते हुए जैसा हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ऐसा ही इसमें यहाँ अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन 24 इंटू 4 करें -4 करें तो ये संख्या आ जानी चाहिए 96। -92 आ रहा है, यानी कि ये वाली संख्या रॉन्ग है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 24। 24 की जगह यहाँ पे अलग संख्या होती, वो संख्या भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x इंटू 4 -4 इज इक्वल टू 96, तो x इंटू 4 इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो संख्या 25 होती है, लेकिन यहाँ 24 दिया हुआ है तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 10th वाला हम देखें, व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 रियल नंबर। 5 रियल नंबर का क्या सम होगा। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं तो हमें ये पता लगाना है कि कौन से स्टेटमेंट में सफिशेंट डेटा है जिससे वो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट है, जैसे हम वो संख्या मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5। अगर इसका प्रोडक्ट होगा वो है 630। हम इससे संख्याएं नहीं निकाल सकते, संख्याओं का सम नहीं निकाल सकते क्योंकि संख्याओं का इसमें प्रोडक्ट है। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है एवरेज ऑफ डिजिट्स, संख्याओं का कितना एवरेज है, वो सब 30 दिया हुआ है। तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 30। तो उन संख्याओं का जो सम हो जाएगा वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150 सम हो जाएगा। यानी कि ओनली सेकंड क्वेश्चन पर्याप्त है हमारे आंसर के लिए। तो ओनली सेकंड क्वेश्चन इज अलोन इज सफिशिएंट टू गिव आवर आंसर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत के स्थल सेनाध्यक्ष हैं। ये 2013 का पेपर है, तो 2013 के अंदर स्थल के सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह थे। जीके का क्वेश्चन है, सिंपल जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। जो 12th क्वेश्चन हुआ था ये डिलीट क्वेश्चन हो गया था, गलत क्वेश्चन था, ये डिलीट हुआ था। इसके अंदर अग्निफोर मिसाइल का प्रशिक्षण के बारे में पूछा हुआ था, तो ये डिलीट कर दिया गया था बाद में।
सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कितने लोगों को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था। उस वक्त 41 पीपल थे 2013 में जिनको भारत रत्न दिया गया था। ये जनरल अवेयरनेस है, आपके उस वक्त का आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। तो लगभग हम मान के चलें कि 10 क्वेश्चन हमारे जो 10 क्वेश्चन है ये रीजनिंग के इनके रहे हैं। तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 7 क्वेश्चन तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये सही होते हैं। और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो 10 आ रहे हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, इसमें से अगर हम 5 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो हमारा रेशो 12 क्वेश्चन का बैठ जाता है। तो ये काफ़ी सही रेशो हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रताप सिंह जी ने कराया था, ये सब जानते हैं। मार्च 2012 में सड़कों की कुल कितनी लंबाई थी? मार्च 2012 में सड़कों की ये लंबाई थी। ये स्टैटिक्स है, ये बहुत सी बार याद नहीं रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। राजस्थान में नरेगा की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? 2 फरवरी 2006। ये भी काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। मानगढ़ धाम किस ज़िले में स्थित है? ये काफ़ी सुर्खियों में रहता है, हमेशा इसका सुर्खियों में रहता है, ये बांसवाड़ा में। 10वां प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्क्लेव कहाँ सम्मिलित हुआ था? उस वक्त ये 2013 के अंदर ये करंट में था, उस वक्त ये हुआ ही था। 2013 की बात करें तो इस तरह के सम्मेलन भी पूछे जाते हैं। उच्च शिक्षा तो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में उस वक्त 5,000 की राशि निर्धारित की हुई थी। उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति की राशि 5,000 रुपये उस वक्त निर्धारित की हुई थी। अब जो पार्ट आ रहा है वो हमारे टेक्निकल पार्ट आ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीजनिंग, DI डेटा इंटरप्रेशन और जनरल अवेयरनेस के हैं। अगर 20 क्वेश्चन में से भी आराम से 20 क्वेश्चन में से आराम से रीजनिंग के अगर 2 क्वेश्चन, रीजनिंग और DI के अगर 2 क्वेश्चन को हम निकाल दें तो 8 क्वेश्चन इजीली बनाए जा सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी हम 3 क्वेश्चन जो स्टैटिक पार्ट के उनको निकाल दें तो 7 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे। तो साथियों, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 105 नंबर गई थी जनरल की। अगर हम 2 पेपर में डिवाइड कर दें तो लगभग हमें 60 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं। 60 क्वेश्चन हमें दोनों में स्कोर करने थे। तो 60 क्वेश्चन में से हम यहाँ पे इजीली 15 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। तो हमें जो रेस्ट पार्ट बचा है वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 45 नंबर ही हमें लाने हैं, जबकि हमारे पास अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 100। टोटल 120 क्वेश्चन है, तो लगभग 100 क्वेश्चन में से हमें 45 नंबर ही स्कोर करना है। तो काफ़ी आसान है इस वैकेंसी को क्लियर करना। और जो नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इनके अंदर पहले वाले क्वेश्चन बायलैंग्वेज थे, लेकिन अब क्योंकि टेक्निकल पार्ट है इसमें क्वेश्चन बायलैंग्वेज नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन अकर ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग लॉक्स ए कॉनकरेंट ट्रांजेक्शन सिनारियो? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, डेडलॉक इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज समटाइम यूज टू सॉल्व इंटीग्रिटी प्रॉब्लम इन ए कॉनकरेंट ट्रांजेक्शन सिनारियो? ये भी सिर्फ डेडलॉक का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हम मेथड यूज करेंगे वो 2 फेज लॉकिंग वाला मेथड यूज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ये भी। ए ट्रांजेक्शन कैस्केड रोलबैक, कैस्केड रोलबैक को आपको पता ही है। हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैन अकर इन ए सिस्टम विच यूज टू डिफर्ड राइट बैक, कैन अकर इन सिस्टम विच यूज टू इमीडिएट राइट बैक। ये मुझे सही लग रहा है। कैन अकर सिस्टम इन विच वाटरफॉल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इज ए रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन कमिट्स। कैस्केड रोलबैक जो इमीडिएट जो हुआ है राइट बैक उसको करने में काम में आएगा। अब ये SQL का क्वेश्चन है, डेटाबेस का।
रिलेशन दिया हुआ है, कंट्री ये इसके टपल है, नेम कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट हमें देखना है। इसमें ग्रुप बाय का यूज है, फ्रॉम का यूज है, सेलेक्ट का यूज है। प्राइमरी की नेम है, इसके साथ पॉपुलेशन भी यूज कर लिया है, तो ये वाला क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि फ्रॉम कंट्री है। प्राइमरी की को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एसक्यूएल भी यूज नहीं हो पाएगा। कॉन्टिनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और ग्रुप बाय भी कॉन्टिनेंट कर रहे हैं, तो ये वाला एसक्यूएल भी वैलिड नहीं हो पाएगा। तो हमारा बचा कौन सा, ये वाला एसक्यूएल। इसको हम और देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, सम पॉपुलेशन कर रहे हैं, फ्रॉम कंट्री हमारा डेटाबेस रह जाएगा, ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को ग्रुपिंग करते हुए उसमें से एक कॉन्टिनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और उनका पॉपुलेशन का सम कर रहे हैं, ये वैलिड एसक्यूएल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एसक्यूएल का ही क्वेश्चन है। ए एथलेटिक मीटिंग इन्वॉल्व सेवरल कॉम्पिटिटर हु पार्टिसिपेट इन ए नंबर ऑफ इवेंट्स, द डेटाबेस इंटेंट record who is the take part which event to record outcome of each event. The result become available of winner attribute will be updated with the CID uploaded competitor. तो ये कॉम्पिटिटर के जो एट्रीब्यूट हैं CID नेम नेशनलिटी, CID नेम नेशनलिटी, ये हमारा एक सेट बन गया। दूसरा सेट है इवेंट का EID डिस्क्रिप्शन विनर, EID डिस्क्रिप्शन विनर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और तीसरा सेट बन गया कॉम्पिटिट CID और EID। तो हमें ये बता रहा है कि हमें ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देयर इज ए ब्रिटिश कॉम्पिटिटर इन एवरी इवेंट, इवेंट ये है। इवेंट के अगर EID और CID का हम रेशो देखें तो ब्रिटिश कॉम्पिटिटर हमेशा इवेंट, यानी एक या दो ही आना चाहिए, हमेशा एक या दो। अगर EID का हम देखेंगे यहाँ पे तो 3 भी आ रहा है, यानी कि हमेशा ब्रिटिश ही रहे, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, स्वीडिश भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है पेरी डज नॉट कॉम्पीट इन एनी इवेंट। पेरी कौन है, फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले का CID अगर हम देखें तो CID है यहाँ पे फोर्थ वाला, ये इसने सेकंड वाले इवेंट के अंदर जंपिंग के अंदर कॉम्पीट किया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। 7 हैज़ बीन इंटर्ड इन 2 इवेंट, 7 कौन है, 7 3 वाला है। 3 वाले ने 2 इवेंट के अंदर एंटर किया है, नहीं किया। इसमें देखेंगे तो 3 की एंट्री एक ही जगह हुई है, इसने ओनली एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, वो जंपिंग वाला है। तो इसको देखते हुए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। हिलरी इज इंटर ओनली द रनिंग इवेंट, हिलरी कौन है, 2 वाली पोजीशन में ब्रिटिश है, और 2 ओनली एक ही जगह आ रहा है, और वो एक इवेंट का ID है, एक इवेंट ओनली रनिंग है, तो ये रनिंग इवेंट के अंदर ही इसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छब्बीसवां क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, तो हम पढ़ने का हम टाइम इसमें बचा सकते हैं। वैसे एक बार थ्रो आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार थोड़ी सी भी अगर इसमें हेर फेर कर दी जाएगी तो हमारा क्वेश्चन गलत बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, मतलब पैराग्राफ सेम है, क्वेश्चन अलग होगा। आइडेंटिफाई द रिजल्ट ऑफ SQL स्टेटमेंट। अब सेलेक्ट EID, इवेंट की ID सेलेक्ट करवा रहा है, फ्रॉम किससे करा रहा है, कॉम्पिटेंस से। इस वाली टेबल से हमें ये इवेंट के ID को सेलेक्ट करवा रहा है। कॉम्पिटिटर दोनों टेबलों से, इससे और इसको दोनों को ज्वाइन करके वेयर कॉम्पिट CID इक्वल टू कॉम्पिटिटर CID, कॉम्पिट CID इसकी CID इक्वल टू कॉम्पिटिटर CID। तो अगर इसकी CID और दोनों CID इक्वल हो और नेशनलिटी इक्वल टू स्वीडिश, नेशनलिटी इक्वल टू स्वीडिश, यानी नेशनलिटी यहाँ स्वीडिश है तो इसकी CID 3 है, और इसकी भी CID 3 हो तो वाला पार्ट 2 हो गया। 2 को हमें
ये वाला जो हमारा ये वाला सेलेक्ट EID फ्रॉम, तो दोनों के अंदर क्या क्या बचा, जो EID कौन सी होगी, वो 2 वाली होगी, तो बी हमारा इसमें सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिलेशन सी इज ए projection of relation A. Which of the following statement must be true in all cases where relation C is different from relation A? Cardinality of C is greater than cardinality of A. Cardinality of C is less than cardinality of A. Additivity of C greater than additivity of A. Additivity of C less than additivity of A. रिलेशन C इज ए प्रोजेक्शन ऑफ रिलेशन है, C A का प्रोजेक्शन है, तो इसके अंदर हम क्या हम देख सकते हैं, इसके अंदर रिलेशन ऑफ C डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन A, इसके अंदर अगर ये रिलेशन डिफरेंट है तो इसके अंदर क्या चीज़ हम देख सकते हैं, इसके अंदर एडिटी देखी जाएगी, और एडिटी इसकी हमेशा कमी रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी ज़्यादा एडिटी रहेगी, इसकी कमी रहेगी, तभी ये लोग डिफरेंट भी हो पाएंगे और ये इसका प्रोजेक्शन भी हो पाएगा। तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन 4th नंबर वाला करेक्ट रहेगा। फिर से डेटाबेस, अभी डेटाबेस के क्वेश्चन काफ़ी हैं क्योंकि इस वाले पोर्शन में डेटाबेस और नेटवर्किंग के क्वेश्चन है, इस वजह से डेटाबेस के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। व्हेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल इज इन फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ए यूजुअली नॉट वैलिड एक्शन इन रेस्पॉन्स deletion of row that contains a primary key reference elsewhere. Do not allow to deletion except deletion without any other action. Deletion of deleted row. Set the foreign key. यहाँ ये कह रहा है कि प्राइमरी की एक रो के अंदर प्राइमरी की है, तो उस केस के अंदर आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके अंदर डिलीशन वाला एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है कोई भी दूसरे एक्शन को करने के। When an equijoin is performed on a table of n rows on table of m rows, the resulting table has the following number. ये m एक टेबल है, ये m रोज है, ये एक टेबल है, ये n रोज है, और इक्विजॉइन इसमें हम परफॉर्म करते हैं तो ये तो सबको पता है कि m क्रॉस n इसका रिजल्ट आना है, तो ये नंबर इन द रेंज बिटवीन m क्रॉस n, इसका 4th आंसर हो जाएगा। An SQL query that gets its data from 2 tables where the keyword where, group, order and having is appear, which operation is performed before the other ones. अब ये हमने ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि where, group